आज हम एक ऐसे जापानीज ट्रेडर की कहानी में थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जिसने पार्ट टाइम काम से बचाए कुछ हजार येन से शुरुआत की और करोड़ों येन तक का सफर तय किया। हाँ। उन्हें जापान की ट्रेडिंग दुनिया में मतलब एक लेजेंड ही मानते हैं, बीएनएफ, जिनका असली नाम तकाशी कोटेगावा है। ये कहानी है ही ऐसी, एकदम असाधारण। हमारे पास जो जानकारी है वो कोटेगावा के सफर, उनकी ट्रेडिंग की जो स्ट्रैटेजीज थी और खास तौर पर उस जे कॉम ट्रेड पर फोकस करती है जिसने उन्हें मतलब रातों रात फेमस कर दिया। हाँ, वो जेकॉम वाला ट्रेड तो कमाल ही था। बिल्कुल। और ये सिर्फ पैसे बनाने की कहानी नहीं है, ये एक खास तरह की सोच, अनुशासन और बाजार की गहरी समझ की कहानी है। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि उनकी कहानी के जो सबसे अहम पहलू हैं उन्हें समझें। कैसे एक बिल्कुल साधारण बैकग्राउंड वाला इंसान ट्रेडिंग में आया, वो कौन सी रणनीतियां थीं जिनका उन्होंने इस्तेमाल किया, कैसे एक टाइपिंग की गलती उनके लिए इतना बड़ा मौका बन गई। हाँ, वो गलती। और सबसे जरूरी, उनकी कहानी से आज के ट्रेडर्स क्या सीख ले सकते हैं। चलिए इस पूरी दिलचस्प यात्रा को थोड़ा करीब से देखते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं उनके बिल्कुल शुरुआती दिनों से। तकाशी कोटेगावा, जैसा आपने बताया, 1978 में जापान के इचिकावा शहर में पैदा हुए। परिवार कोई बहुत अमीर नहीं था, एक आम जापानी परिवार। मतलब कोई पुश्तैनी दौलत या खास सपोर्ट नहीं था। नहीं, वैसा कुछ नहीं। और यही बात शायद इसे और ज्यादा दिलचस्प बनाती है ना, कि उन्होंने जो अपनी पहली ट्रेडिंग कैपिटल जमा की वो किसी बड़े लोन से नहीं बल्कि पार्ट टाइम जॉब्स करके पैसे बचा बचा कर जमा की थी। सही कहा। वो रकम थी करीब 1.6 मिलियन येन। उस समय के हिसाब से देखें तो लगभग 13-14 हजार अमेरिकी डॉलर। हाँ, तो ये दिखाता है कि शुरुआत करने के लिए पैशन और बचत ज्यादा जरूरी थी, न कि कोई बहुत बड़ी रकम। बिल्कुल। और ये वो दौर भी था, मतलब 2000 के दशक की शुरुआत, जब जापान में इंटरनेट धीरे धीरे आम हो रहा था। ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म्स खुल रही थीं। अच्छा, हाँ। तो इसने स्टॉक मार्केट को कोटेगावा जैसे आम लोगों के लिए खोल दिया था। पहले तो शायद ये सब बड़े इंस्टीट्यूशंस के जरिए ही होता था। और कहते हैं कि उन्हें स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट किसी टीवी शो या क्लिप से आया था। हाँ, कुछ ऐसा ही सुनने में आता है, कोई डॉक्यूमेंट्री या न्यूज़ रिपोर्ट थी शायद। उनके लाइफस्टाइल के बारे में भी जो बातें पता चलती हैं वो भी काफी अलग है। मतलब अक्सर लोग जब पैसा कमाते हैं तो खर्चे बढ़ा देते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन कोटेगावा ने तो बिल्कुल उल्टा किया। वो एकदम सादा जीवन जीते थे, कम खर्च करते थे और अपना ज्यादातर टाइम, अपनी एनर्जी वो बाजार को सीखने में लगाते थे। चार्ट्स देखना, स्ट्रैटेजी बनाना। हाँ, बिल्कुल। सुनने में आता है कि उन्होंने अपने आप को सोशल लाइफ से काफी हद तक अलग कर लिया था। ओह, दोस्तों से मिलना जुलना बहुत कम कर दिया था, ताकि पूरा फोकस सिर्फ ट्रेडिंग पर रहे। ये दिखाता है कि वो कितने अनुशासित और समर्पित थे। और शायद यही उनकी कामयाबी की एक बड़ी वजह भी है। वो अपने बनाए रूल्स को बहुत सख्ती से फॉलो करते थे। तो चलिए अब उनकी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज और आदतों पर आते हैं। क्या कोई खास तरीका था जो वो अपनाते थे? देखिए, वो मुख्य रूप से एक डे ट्रेडर थे। मतलब अक्सर अपनी पोजीशन उसी दिन क्लोज कर देते थे। रात भर के लिए ज्यादा रिस्क नहीं लेते थे। और उनकी स्ट्रैटेजी कोई एक चीज नहीं थी, बल्कि कई चीजों का कॉम्बिनेशन थी। अच्छा, जैसे कि किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते थे वो? सबसे पहले तो चार्ट एनालिसिस। वो स्टॉक प्राइस के चार्ट्स को देखकर पैटर्न्स और ट्रेंड्स समझने की कोशिश करते थे। ठीक है। इसके साथ ही वो टेक्निकल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते थे। ये कुछ गणितीय कैलकुलेशन होते हैं जो कीमत और वॉल्यूम डेटा पर आधारित होते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे? कोई उदाहरण दे सकते हैं? समझने में आसानी होगी। जरूर। जैसे मान लीजिए मूविंग एवरेज। ये किसी स्टॉक की पिछली कुछ दिनों की एवरेज कीमत दिखाता है। इससे ट्रेंड की दिशा समझने में मदद मिलती है। अच्छा। या फिर RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये बताता है कि कोई स्टॉक कहीं बहुत ज्यादा खरीदा तो नहीं गया, मतलब ओवरबॉट, या बहुत ज्यादा बेचा तो नहीं गया, मतलब ओवरसोल्ड। ऐसे कई इंडिकेटर्स से उन्हें सिग्नल मिलते थे कि कब खरीदना है, कब बेचना है। ओके, तो चार्ट्स हो गए, इंडिकेटर्स हो गए, और क्या? वो सेक्टर एनालिसिस भी करते थे। मतलब ये देखते थे कि इकोनॉमी का कौन सा हिस्सा, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया या बैंकिंग या ऑटोमोबाइल, कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है या करने की उम्मीद है। साथ ही वो मोमेंटम ट्रेडिंग भी करते थे। इसका मतलब है उन स्टॉक्स में पैसा लगाना जो पहले से ही तेजी से ऊपर जा रहे हों, ये सोचकर कि वो रफ्तार शायद बनी रहेगी। अच्छा। और एक बहुत जरूरी चीज थी बाजार की धारणा, यानी मार्केट सेंटिमेंट को समझना। मार्केट सेंटिमेंट मतलब कि बाकी निवेशक क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, डर या लालच। बिल्कुल। वही बाजार सिर्फ नंबरों से नहीं चलता, इंसानी भावनाओं से भी चलता है।
खासकर डर और लालच। बीएनएफ ये समझने की कोशिश करते थे कि बाजार में इस वक्त क्या हावी है और अपनी स्ट्रैटेजी उसी हिसाब से बनाते थे। और रिस्क मैनेजमेंट, इतनी कम पूंजी से शुरू करके इतना बड़ा एम्पायर बनाना बिना रिस्क को संभाले तो मुमकिन नहीं लगता। ये तो उनकी रणनीति का एक बहुत ही अहम हिस्सा था। पहली बात, जैसा हमने कहा, छोटी पूंजी से शुरुआत की। दूसरी और शायद सबसे जरूरी बात, वो कभी भी अपनी सारी पूंजी एक ही ट्रेड में नहीं झोंकते थे। वो हमेशा कैलकुलेट करते थे कि अगर ट्रेड उनके खिलाफ गया तो नुकसान कितना होगा और क्या वो उसे झेल सकते हैं। ये सुनने में आसान लगता है, पर बहुत से ट्रेडर इसी अनुशासन की कमी की वजह से फेल हो जाते हैं। तो तकनीकी विश्लेषण, बाजार की समझ और कड़ा जोखिम प्रबंधन। लेकिन ट्रेडिंग में इमोशंस पर कंट्रोल रखना भी तो एक बड़ी चुनौती होती है। डर, लालच, बेसब्र होना। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर उनकी एक और खासियत सामने आती है, उनकी कॉन्ट्रेरियन सोच। कॉन्ट्रेरियन? हाँ, कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी। इसका सीधा मतलब है भीड़ के उलट चलना। जब बाजार में किसी बुरी खबर की वजह से या किसी और कारण से पैनिक फैलता था, लोग डर कर बेचने लगते थे। हाँ। तब बीएनएफ ऐसे स्टॉक्स ढूंढते थे जो उनकी नजर में जरूरत से ज्यादा गिर चुके हों, मतलब ओवरसोल्ड हो गए हों। अच्छा, मतलब जब सब बेच रहे हैं तब वो खरीदने का मौका ढूंढ रहे थे। इसमें तो काफी हिम्मत चाहिए होती होगी और बाजार की समझ भी। हाँ, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए सिर्फ एनालिसिस काफी नहीं है, अपने इमोशंस पर बहुत मजबूत पकड़ चाहिए। डर के माहौल में खरीदना आसान नहीं होता, लेकिन बीएनएफ का मानना था कि ऐसे पैनिक वाले पलों में ही अच्छे स्टॉक्स सस्ते मिल सकते हैं। और क्या वो हमेशा एक ही रणनीति पर टिके रहते थे या बदलते रहते थे? नहीं, और यही उनकी एक और बड़ी खूबी थी। वो लगातार सीखते थे और बदलते हालात के हिसाब से खुद को ढालते थे। अडेप्टेबिलिटी जिसे कहते हैं। अच्छा। बाजार की हालत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी बुल मार्केट होता है, तेजी का दौर, कभी बेयर मार्केट आता है, मंदी का दौर। बीएनएफ अपनी स्ट्रैटेजीज को इन बदलते हालात के हिसाब से एडजस्ट करते थे। मतलब वो सीखते रहते थे। हाँ, लगातार सीखते रहते थे, नई चीजें ट्राई करते रहते थे। ऐसा नहीं कि एक फॉर्मूला मिल गया तो बस उसी को पकड़ कर बैठ गए। ये बातें उनकी सफलता की पहेली के अहम टुकड़े लगते हैं। अब आते हैं उस घटना पर जिसने बीएनएफ को दुनिया भर में मशहूर कर दिया, वो जेकॉम ट्रेड। क्या हुआ था उस दिन ठीक ठीक? हाँ, वो दिन था 8 दिसंबर 2005 का। जापान की एक जानी मानी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है मिज़ुहो सिक्योरिटीज। हाँ, सुना है। उनके एक ट्रेडर से टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज पर एक नई लिस्ट हुई कंपनी जेकॉम होल्डिंग्स के शेयर बेचने में एक बहुत बड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई। उन्हें असल में जेकॉम का एक शेयर बेचना था 6,10,000 येन के भाव पर। एक शेयर 6,10,000 येन पर? ओके, लेकिन गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि उस ट्रेडर ने 6,10,000 शेयर बेचने का ऑर्डर डाल दिया, और वो भी सिर्फ 1 येन प्रति शेयर के भाव पर। क्या 6,10,000 शेयर 1 येन पर, मतलब लगभग मुफ्त में? हाँ, सोचिए जरा, एक शेयर की कीमत पर 6 लाख से ज्यादा शेयर। बाप रे, इसका बाजार पे क्या असर हुआ होगा फिर? एकदम उथल-पुथल मच गई होगी। जाहिर है हड़कंप मच गया। जैसे ही ऑर्डर सिस्टम में आया, जेकॉम का शेयर धड़ाम से गिरने लगा और अपनी निचली सर्किट सीमा, जिसे लिमिट डाउन कहते हैं, पर जा लगा। लिमिट डाउन? हाँ, लिमिट डाउन का मतलब है कि स्टॉक एक्सचेंज उस दिन उस शेयर को उस कीमत से और नीचे गिरने नहीं देता, ताकि एकदम से भारी गिरावट को रोका जा सके। एक तरह का सेफ्टी नेट। तो बाजार में पूरी तरह अफरा तफरी मची हुई थी। ऐसे में बीएनएफ ने क्या किया? वो तो देख रहे होंगे ये सब। हाँ, बीएनएफ उस वक्त बाजार पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने ये जो अजीब सी हरकत हुई उसे तुरंत पकड़ लिया। वो समझ गए कि ये जरूर कोई बहुत बड़ी गलती है। जहां ज्यादातर लोग शायद डर जाते या कंफ्यूज हो जाते कि क्या हो रहा है, बीएनएफ ने अपना आपा नहीं खोया। वो शांत रहे। उन्होंने इस स्थिति में एक अवसर देखा। क्या अवसर देखा उन्होंने? उन्होंने फौरन एक्शन लिया। उन्होंने उस अविश्वसनीय रूप से कम कीमत पर, जो लिमिट डाउन प्राइस था, जेकॉम के लगभग 7,100 शेयर खरीद लिए। 7,100 शेयर्स? हाँ, उस कीमत पर? हाँ, उन्हें यह भरोसा था कि ये गलती है, इसे ठीक किया जाएगा, और जब ऐसा होगा तो शेयर की कीमत वापस ऊपर आएगी। और क्या वैसा ही हुआ? बिल्कुल। कुछ ही घंटों में मिज़ुहो सिक्योरिटीज और स्टॉक एक्सचेंज को अपनी गलती समझ आ गई। उन्होंने ऑर्डर कैंसिल करने और सिचुएशन को संभालने की कोशिशें शुरू की। खरीदार वापस बाजार में आए और शेयर की कीमत तेजी से ऊपर चढ़ने लगी। बीएनएफ ने उसी दिन अपने खरीदे हुए शेयर्स बेच दिए। और नतीजा क्या रहा? कितना मुनाफा हुआ उन्हें इस एक ट्रेड से? नतीजा तो होश उड़ा देने वाला था। उस एक ही दिन
सिर्फ उस एक ट्रेड से बीएनएफ ने लगभग 2 बिलियन येन का मुनाफा कमाया। 2 बिलियन येन? हाँ। उस समय के हिसाब से ये करीब 17-20 मिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर था। ये उनकी तब तक की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, जो सिर्फ कुछ घंटों में बन गया। अविश्वसनीय। मतलब एक टाइपिस्ट की गलती ने उन्हें अरबपति बना दिया, इसीलिए उन्हें जे.कॉम मैन कहने लगे। हाँ, बिल्कुल। इसी घटना के बाद वो जापान में घर घर में पहचाने जाने लगे और ट्रेडिंग की दुनिया में तो मतलब लीजेंड बन गए। लेकिन ये सिर्फ किस्मत नहीं थी। हाँ, ये बात सही है। ये सही समय पर सही जगह होना, बाजार पर पैनी नजर रखना, गलती को पहचानने की काबिलियत और फिर उस पर तुरंत और हिम्मत के साथ एक्शन लेने का नतीजा था। वो उस मौके के लिए तैयार थे, मानसिक रूप से। ये वाकई उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। लेकिन क्या सब कुछ हमेशा इतना ही अच्छा चलता रहा? इतनी शोहरत और दौलत के बाद क्या चुनौतियां नहीं आईं? आई होंगी, बिल्कुल आई होंगी। देखिए, प्रसिद्धि अपने साथ उम्मीदों का बोझ लाती है। लोग आपकी हर चाल पर नजर रखते हैं। बीएनएफ को भी ये प्रेशर महसूस हुआ होगा। हाँ, होता ही है। इसके अलावा बाजार के हालात तो बदलते ही रहते हैं। जो स्ट्रेटजी तेजी के समय काम करती है, जरूरी नहीं कि वो मंदी में भी उतनी ही असरदार हो। तो वो इन बदलते हालात से कैसे निपटते थे? क्या उनकी रणनीति में कोई बदलाव आता था? जैसा हमने पहले बात की, अडैप्टेबिलिटी मतलब बदलते हालात में ढल जाना उनकी बड़ी ताकत थी। हाँ। जानकारी के मुताबिक तेजी के दौर में वो शायद उन स्टॉक्स पर ज्यादा ध्यान देते थे जो रैली में थोड़ा पीछे रह गए हों, जिनमें अभी भी ऊपर जाने की गुंजाइश हो। अच्छा। और मंदी के दौर में जब डर का माहौल होता था, तो वो अपनी कॉन्ट्रेरियन रणनीति पर लौटते थे। यानी जो स्टॉक्स बहुत ज्यादा बिक चुके हैं, ओवरसोल्ड हैं, उनमें खरीदारी के मौके तलाशते थे। और क्या उनसे कभी गलतियां नहीं हुई? कभी ऐसा नहीं हुआ कि अति आत्मविश्वास में कोई गलत फैसला ले लिया हो? देखिए, स्रोत तो यही बताते हैं कि ऐसा भी हुआ होगा। कोई भी ट्रेडर परफेक्ट नहीं होता। सफल से सफल ट्रेडर भी गलतियां करते हैं। बीएनएफ से भी जरूर कुछ ट्रेड गलत हुए होंगे। हो सकता है कभी बाजार का मूड समझने में देर हुई हो, या किसी स्टॉक पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया हो। ओवर कॉन्फिडेंस एक जाल है जिसमें अच्छे ट्रेडर फंस जाते हैं। लेकिन जरूरी यह है कि उन्होंने सीखा होगा। बिल्कुल। अहम बात यह है कि उन्होंने इन गलतियों से सीखा और रुके नहीं। ये दिखाता है कि असफलताएं भी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। और बाहरी फैक्टर्स का भी तो असर पड़ता होगा, जैसे कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई या 2008 जैसा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। सही कहा। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट जैसे बड़े झटकों का असर तो हर निवेशक पर पड़ता है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ऐसे अनुभव अक्सर एक जरूरी सबक सिखाते हैं, विविधीकरण का। विविधीकरण मतलब डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब है अपना सारा पैसा एक ही जगह या एक ही तरह की एसेट में ना लगाना, बल्कि उसे अलग अलग जगहों पर फैलाना। जैसे सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही नहीं, थोड़ा बॉन्ड्स में लगा दिया, थोड़ा शायद रियल एस्टेट में, या फिर स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स में निवेश करना। अच्छा, ताकि अगर एक जगह नुकसान हो तो दूसरी जगह से भरपाई हो सके। बिल्कुल। इससे अगर एक सेक्टर या एसेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो दूसरी जगहों से होने वाला फायदा उस नुकसान को कम कर सकता है। ये रिस्क कम करने का एक तरीका है। हो सकता है ऐसे संकटों ने बीएनएफ को भी अपनी रणनीति में इस पहलू को और मजबूत करने के लिए प्रेरित किया हो। तो अगर हम बीएनएफ की पूरी कहानी और उनके तरीकों को देखें, तो इससे मुख्य सबक क्या मिलते हैं? किस तरह की मानसिकता दिखती है? कई अहम सबक हैं इसमें। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी है अनुशासन, डिसिप्लिन की पावर। हाँ। बीएनएफ ने अपने लिए सख्त नियम बनाए थे, चाहे वो खर्चों को लेकर हों, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को लेकर, या अपनी सोशल लाइफ को लिमिट करने को लेकर, और वो उन पर टिके रहें। बिना अनुशासन के ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिकना बहुत मुश्किल है। सही बात है। और दूसरा है इमोशनल कंट्रोल, भावनाओं पर काबू। ट्रेडिंग ऐसी चीज है जो लालच और डर को बहुत तेजी से जगाती है। हाँ, ये तो है। जे.कॉम ने अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना सीखा। उन्होंने धैर्य रखना सीखा, सही मौके का इंतजार करना सीखा, और सबसे जरूरी, भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में फैसले लेना बंद किया। उनकी जो कॉन्ट्रारियन रणनीति थी, वो इसी इमोशनल स्थिरता का सबूत है। और तीसरा सबक, अवसर को पहचानना और उस पर एक्ट करना। जे.कॉम ट्रेड एक बहुत बड़ा अवसर था, नो डाउट, लेकिन वो उसका फायदा इसलिए उठा पाए क्योंकि वो तैयार थे, बाजार पर नजर रखे हुए थे, और उनमें तुरंत फैसला लेने की हिम्मत थी। अवसर हमेशा सामने से चलकर नहीं आते, उन्हें पहचानने और पकड़ने के लिए तैयार रहना पड़ता है। और जैसा आपने पहले भी कहा था, लगातार सीखते रहना। हाँ, ये चौथा अहम पॉइंट है। बाजार कभी एक जैसा नहीं रहता, वो बदलता रहता है।
नई टेक्नोलॉजी आती है, नई स्ट्रैटेजी बनती है, इकोनॉमी बदलती है। बीएनएफ ने कभी सीखना बंद नहीं किया। वो लगातार बाजार के साथ खुद को अपडेट करते रहे, अपनी रणनीतियों को बदलते रहे। ये अडेप्टेबिलिटी उनकी सफलता की चाबी थी। और आखिर में रिस्क मैनेजमेंट। बिल्कुल, ये पांचवां और बहुत बुनियादी सबक है। अपनी कैपिटल को बचाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आप कभी भी अपना सारा पैसा एक ही दांव पर ना लगाएं, और साथ ही स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना। स्टॉप लॉस, इसे थोड़ा समझाएंगे? स्टॉप लॉस एक तरह का प्रीसेट ऑर्डर होता है। आप पहले से तय कर देते हैं कि अगर कोई शेयर आपकी खरीद कीमत से एक निश्चित लेवल तक नीचे गिर जाता है तो वो अपने आप बिक जाए। अच्छा, ऑटोमेटिकली। हाँ, इससे आप अपने संभावित नुकसान को लिमिट कर लेते हैं। ये एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है, ताकि एक गलत ट्रेड आपकी पूरी पूंजी को ही खत्म न कर दे। बीएनएफ इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे। तो कुल मिलाकर देखें तो बीएनएफ की कहानी सिर्फ पैसा बनाने का कोई जादू नहीं है। ये अनुशासन, इमोशनल कंट्रोल, लगातार सीखने की इच्छा, अवसरों को पहचानने की समझ और रिस्क को बहुत ध्यान से मैनेज करने की मानसिकता की कहानी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कहानी यही दिखाती है कि आपका बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो, अगर कोई इंसान सीखने के लिए तैयार है, अनुशासित है, अपनी भावनाओं को समझता और कंट्रोल करता है और मौकों के लिए अलर्ट रहता है, तो वो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। और ये सबक, डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल, लगातार सीखना, रिस्क मैनेजमेंट, ये सिर्फ ट्रेडिंग तक ही सीमित नहीं है। ये तो जिंदगी के हर पहलू में सफलता के लिए जरूरी है। वाकई एक बहुत प्रेरणा देने वाली और सिखाने वाली कहानी है ये। अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या बीएनएफ जैसी असाधारण सफलता सिर्फ बाजार में होने वाली दुर्लभ गलतियों या लकी चांस का नतीजा होती है, या फिर ये उस गहरी तैयारी, उस पैनी नज़र और उस मजबूत इरादे का परिणाम है जो उन दुर्लभ मौकों में छिपे अवसर को न सिर्फ पहचानती है, बल्कि उस पर बिजली की तेजी से एक्शन लेने की क्षमता भी रखती है? इस पर जरूर सोचिएगा।